नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए शरणदाता कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में अपन अज्ञेय जी द्वारा रचित कहानी पढ़ रहे थे। कौन सी? शरणदाता। शरणदाता कहानी पढ़ रहे थे। और शरणदाता में अपन कहाँ पढ़ते हैं? अपन देवेंद्र लाल जी व रफीकुद्दीन के पास थे। ये दोनों मित्र खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते आपस में बात कर रहे थे। बात किस विषय पर हो रही थी? देवेंद्र लाल जी यूं कह रहे थे कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप मेरी वजह से अपने पूरे परिवार को खतरे में मत डालिए। इस विषय पर दोनों में बात हो रही थी। आगे क्या बातें होती है? देवेंद्र लाल जी फिर अंत में रफीकुद्दीन जी से यहां तक कह देते हैं कि देखिए, यदि खुशी से आप नहीं जाने देंगे तो मैं चुपचाप यहां से निकल जाऊंगा आपको बिना बताए। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर रफीकुद्दीन जी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हिफाजत करने के लिए इतनी चिंता कर रहे हैं। तो देवेंद्र लाल जी भी सोचते हैं कि मेरी वजह से इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो वो स्वयं यूं कहते हैं कि मैं स्वयं यहाँ से चला जाऊंगा, चुपचाप निकल जाऊंगा, फिर आप क्या करेंगे? तब रफीकुद्दीन जी थोड़े से भावुक हो जाते हैं और यूं कहते हैं कि नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। अगर हम एक व्यक्ति की हिफाजत नहीं कर सके तो मुल्क की हिफाजत कैसे करेंगे? इस प्रकार से रफीकुद्दीन बात करते हैं और फिर वो देवेंद्र लाल जी के लिए यूं कहते हैं कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? तो फिर दोनों मित्रों की गर्मजोशी से बहस हुई और बहस के बाद यह तय हुआ कि देवेंद्र लाल जी कुछ समय तक यहाँ से टल जाएंगे, अर्थात यहाँ से कहीं और व्यवस्था उनके लिए कर दी जाएगी। अब कहाँ कर दी जाएगी? तब रफीकुद्दीन के दिमाग में उन्हीं के एक मित्र की बात आती है और मित्र का नाम क्या है? शेख अताउल्लाह। यूं रफीकुद्दीन जी यूं कहते हैं कि आप कुछ समय तक टल जाइए। वहां पर माना कि समस्या तो होगी, मुश्किल तो होगी। क्यों? क्योंकि अकेला रहना पड़ेगा और थोड़ा सा यूं है कि किसी से मिलना जुलना नहीं होगा, छुप कर रहना पड़ेगा, परंतु खतरा नहीं होगा कोई भी। तो खतरा नहीं होगा तो इसलिए थोड़े समय तक वहां पर व्यवस्था कर दी जाए और थोड़े समय बाद यदि परिस्थितियां सही हो जाती हैं तो फिर आगे देखा जाएगा कि क्या किया जाए। तो इस प्रकार से रफीकुद्दीन व देवेंद्र लाल जी के बीच में आपस में बातें होती है। शेख अताउल्लाह के अहाते में इनके जाने की व्यवस्था करने का निश्चय हो जाता है। और इस प्रकार से दोनों मित्र खाना खाकर जब उठते हैं तब एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं कि हाँ, अब देवेंद्र लाल के लिए नई व्यवस्था हो जाएगी और इनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अब बात कहाँ के लिए होती है? बात कहाँ के लिए होती है? शेख अताउल्लाह के अहाते के लिए, उनके घर के लिए। अहाते का मतलब होता है कि घर के पीछे की कोई जगह है जहां पर हो सकता है छोटा बहुत कमरे वगैरह बने हुए हो, तो वहां पर देवेंद्र लाल जी के लिए व्यवस्था। आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर इनके घर में ही व्यवस्था क्यों की जाती है। शेख अताउल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क थे। तो रफीकुद्दीन जी का ये मानना है कि कम से कम पुलिस वालों के घर में तो कोई खतरा नहीं होगा, तो इसलिए ये मेरा मित्र पुलिस में है और इनके घर पे मैं आपकी व्यवस्था करवा दूंगा। इनसे बात की जाती है और फिर इनके घर में इनकी व्यवस्था की जाती है। अगले ही दिन शेख अताउल्लाह के अहाते में, यानी घर के पीछे, पेड़ों का झुरमुट है, यानी बहुत से पेड़ हैं, पेड़ों का झुरमुट है और पेड़ों के झुरमुट के पास एक गैराज बना हुआ है। गैराज के पास एक कोठरी बनी हुई है। कोठरी के आगे आंगन बना हुआ है। आंगन चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है।
चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ आंगन है। ठीक है। अब जो गैराज है उसमें एक जगह पर मिट्टी का ढेर है। लेखक यहां पर लिखते हैं कि चीनी मिट्टी का ढेर है। कोठरी में लेखक के रहने की व्यवस्था होती है, या फिर यूं कहें कि देवेंद्र लाल जी के रहने की व्यवस्था होती है। एक खाट है वहां पर, एक आड़ा है। आड़ा जानते हैं ना हम, देखिए गांव का ये देशज शब्द है। दीवार में ही एक छोटा सा जो रोका टाइप होता है, खिड़की तो नहीं होती, खिड़की आर पार होती है, ये आर पार नहीं होता, जिसमें कुछ खाली जगह होती है, उसमें ऐसे दीवार को काट कर बनाया जाता है, उसमें कुछ सामान वगैरह रख दिया जाता है। तो ये आड़ा है और इसमें एक लोटा रखा हुआ है, मिट्टी का लोटा, जिसमें देवेंद्र लाल जी के लिए पानी भर दिया जाता है। ठीक है। अब देवेंद्र लाल जी कहां पर रहेंगे? इस कोठरी में रहेंगे। गैराज में मिट्टी के ढेर के पास ही एक गड्ढा है और गड्ढे के पास भी एक लोटा रखा हुआ है। तो लेखक सीधे के सीधे लिखते हैं कि यूं समझने में देर नहीं लगी कि ये गड्ढा किस लिए है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि कोठरी में इनके रहने की व्यवस्था। देवेंद्र लाल जी जैसे ही कोठरी में पहुंचे वैसे ही खाट के पास अपना जो ट्रंक है या जो बिस्तर है वो वहां पर रख देते हैं और वहां पर फिर पूरी कोठरी, गैराज और पूरे के पूरे आंगन का निरीक्षण करने लगते हैं। और जैसे ही पूरे आंगन का निरीक्षण करने लगते हैं तब उन्हें यूं होता है कि देखो यही है आजादी, यानी आजादी यही थी। पहले तो यूं था कि अंग्रेजों के समय में जेलों में रहना पड़ता था और अब इस प्रकार से छुप के रहना पड़ता है, अब अपने ही लोगों से छुप के रहना पड़ता है। और फिर कहते हैं कि जब अंग्रेजों का समय था तब अपन जेलों में रहते थे, परंतु चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, गा सकते थे, बोल सकते थे। यहाँ पर तो बोलने की भी परमिशन नहीं है, बोलना तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस कोठरी में कोई हिंदू व्यक्ति रह रहा है। इस प्रकार की परिस्थितियां थी। अब देवेंद्र लाल जी यूं सोचते हैं कि चलो आजादी तो जो है, परंतु ऐसे उन्होंने सुना हुआ था कि जब कोई व्यक्ति जेल चला जाता था तो जेल में जो भी उन्हें चिड़ियां दिखती थी, कबूतर या बिल्ली, कोई भी पशु या पक्षी दिखता था तो उसी से मित्रता करके समय व्यतीत करना पड़ता था। यहाँ पर देवेंद्र जी कोठरी के बाहर निकलकर देखते हैं तो रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। बस देवेंद्र लाल जी यूं सोचते हैं कि ये शेख अताउल्लाह है तो आगे रहते हैं और पीछे कोठरी है, तो उनके आगे आंगन में जो एक साइड में बत्ती लगी हुई थी, कोने में बत्ती लगी हुई थी, उसकी थोड़ी बहुत रोशनी पड़ जाती थी, परंतु इतनी रोशनी नहीं थी कि पढ़ा लिखा जाए। अर्थात पढ़ने लिखने की अब छुट्टी है, पढ़ा लिखा तो जाएगा नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही समय व्यतीत करना पड़ेगा जब तक परिस्थितियां सही नहीं हो जाए। अब यहाँ पर आपके ये तो चित्र क्लियर हो गया होगा कि देवेंद्र लाल जी गए कहाँ हैं और किस जगह। देवेंद्र लाल जी शेख अताउल्लाह के अहाते में एक कोठरी में रहेंगे जहां पर न इनसे कोई मिलने जाएगा, न ये बाहर जाएंगे, न ये किसी से बात करेंगे, न इनसे कोई भी बात करेगा। यहाँ पर ही इनके खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। खाने की बात करें तो खाना दिन में एक बार आएगा, एक बार शाम को आता था। क्यों? क्योंकि अगर दिन में इस तरफ कोई खाना लेकर आए तो किसी को पता चल जाए कि यहाँ पर कोई रह रहा है, तो खाना दिन में एक बार आएगा। और एक लेकर कौन आता था? एक जवान लड़का लाता था। अब जवान लड़का था तो जैसा उसका ढंग था रहने का या बोलने का या चलने का, आने का, उस तरीके से देवेंद्र लाल जी ने ये सोच लिया कि नौकर तो नहीं है, नौकर तो नहीं है तो इसका मतलब है कौन? तो शेख साहब का बेटा हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार से ये डेली खाना लेकर आता था,
एक बार आता, परंतु दोनों समय का, 2 वक्त का खाना आ जाता था, 2 वक्त का भोजन आ जाता था। देवेंद्र लाल जी यूं सोचते थे, जब एक वक्त मिलता है तो एक ही बार खाया जाए। वो चाहते तो बचाकर सुबह के लिए भी रख सकते थे, परंतु वो बचाकर नहीं रखते थे, वो डटकर खाते एक बार, और उसके बाद जो भी बचता वो एक बिलार को मित्र बनाया और उस बिलार को खिला देते थे। देवेंद्र लाल जी जिस दिन कोठरी में जाते हैं उसी दिन यूं सोचते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। अब जेलों में तो चिड़िया, कबूतर, बिल्ली जो भी होता था उसको मित्र बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो फिर वो अपनी कोठरी में नजर दौड़ाते हैं, तो कोठरी में नजर दौड़ाते हैं तो उन्हें मकड़ी चिंटा दिखता है। मकड़ी व चिंटियां दिखती है, मकड़ी चिंटा लिखते हैं अंग्रेजी इसमें। तो मकड़ी चिंटियों से तो मित्रता हो नहीं सकती, और फिर ये यूं सोचते हैं कि इसके अलावा इस कोठरी में बस मच्छर है, तो मच्छरों से भी मित्रता नहीं हो सकती, मित्रता संभव ही नहीं है, सोचा ही नहीं जा सकता। तो क्या करें, अब तो बिना मित्रता के, बिना पढ़ाई के ही गुजारा करना पड़ेगा। इस प्रकार से देवेंद्र लाल जी सोचते ही है, उतने में ही उन्हें एक छाया दिखाई देती है, एक दीवार पर छाया दिखाई देती है, और फिर थोड़ी ही देर में छाया सामने आती है, यानी जो जिसकी छाया थी वो सामने आता है। तो वो कौन था? बिलार था। उन्होंने, देवेंद्र लाल जी ने उसे आओ आओ कहकर बुलाया, आओ आओ कहकर बुलाया, तो वो निस्तब्ध तरीके से वो देखता रहा, परंतु आया नहीं। देखिए, बिल्ली या कुत्ता जो भी होता है वो एक बार किसी के पास नहीं आता, परंतु जैसे ही आपके पास आता है और आपका यदि प्रेम पूर्ण व्यवहार उनके प्रति रहता है, सद्भाव पूर्ण व्यवहार यदि उनके प्रति रहता है, तो वो आपसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, आपके मित्र बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आओ आओ करके बुलाया, लेकिन तब तो नहीं आया, परंतु धीरे धीरे करके ये बुलार है वो देवेंद्र लाल जी के पास आने लग जाता है, और फिर तो ऐसा मित्र बनता है कि जब भी हर रोज शाम को आता है और आकर देवेंद्र लाल जी की गोद में बैठ जाता है। देवेंद्र लाल जी उसको सहलाते हैं, पहले स्वयं भोजन करते हैं और उसके बाद बिलार को अपना पूरा का पूरा भोजन दे देते हैं। इस प्रकार से वो रहने लग जाते हैं। उसके बाद ये यूं सोचते हैं कि अब किया क्या जाए। देखिए, अकेला व्यक्ति रह रहा है, जब उसे कोई और काम नहीं होता तो उसकी नजरें हर छोटी छोटी चीज पर जाती है, हर छोटी छोटी बात पर जाती है। देवेंद्र लाल जी ने कान लगाकर और शेख साहब के घर वालों की आवाजों का भी अंदाजा लगाना शुरू किया। उनके घर में, शेख साहब के घर में एक तो मोटी आवाज आती थी, मोटी जनानी आवाज, और जैसे वो आवाज थी, जैसी वो बातें करते थे, वैसे यूं अंदाजा लगा लिया कि ये शेख साहब की पत्नी है, उनकी स्त्री है। ठीक है। उसके बाद एक खुरदरी और तीखी आवाज भी सुनाई देती थी, तीखी आवाज जिसमें उम्र का अनुभव था। तो उम्र का अनुभव उस आवाज में था, तो इसलिए इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये शेख साहब की मां है। और एक बहुत ही मधुर और तीखी आवाज थी, जिसे युवा जनानी आवाज लेखक मानते हैं, युवा जनानी आवाज। और ये युवा जनानी आवाज किसकी हो सकती है? ये शेख साहब की बेटी हो सकती है। और शेख साहब की बेटी के लिए अक्सर शेख साहब, उनकी पत्नी आवाज लगाते थे, जेबू जेबू जेबू। अर्थात ये कौन है? ये शेख साहब की बेटी जेबूनिसा है, जेबूनिसा। अब यहाँ पर जिस प्रकार से खाना बनता है और खाना पैक किया जाता है, परोसा जाता है, उस प्रकार से देवेंद्र लाल जी ये भी अंदाजा लगा लेते हैं कि जो खाना बना है वो तो किसके हाथों बना है? शेख साहब की पत्नी के हाथों बना है।
और ये जो खाना परोसा गया है ये शेख साहब की बेटी के द्वारा परोसा गया है। और फिर वो इतना भावुक हो जाते थे और यूं कहते हैं कि उन्हें जेबुनिसा की आवाज इतनी मधुर लगती थी कि उसे एक अलग सा लगाव सा हो गया था, वो उस आवाज को सुनना भी चाहते थे। अक्सर इस प्रकार से ध्यान लगाकर, कान लगाकर और उनकी आवाजें, उनकी बातें सुना करते थे। और कभी कभार तो लेखक यूं कहते हैं कि देवेंद्र लाल जी जब खाने बैठते थे उस समय वो सोचते थे कि ये खाना बनाया किसने होगा, ये परोसा किसने होगा, लेकर कौन आया होगा। इस प्रकार से जब सोचते हैं तो लेकर आया, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, उनका बेटा लेकर आता था। और बनाता कौन था ये उन्होंने अंदाजा लगा लिया। तो परोसा किसने होगा, तो परोसा उनकी बेटी ने होगा। तो जेबुन्निसा ने परोसा है, तो ये सोचकर वो खाने लगते तो ज्यादा भी खा जाते थे। और फिर जो बचता था वो बिलार को खिला दिया जाता था। लेकर कौन आता था ये हम पहले बात ही कर चुके हैं कि शेख साहब का लड़का लेकर आता था। और जैसे ही खाना लेकर आता था तो वो कभी बोलता नहीं था। एक दिन तो देवेंद्र लाल जी ने उससे पूछ भी लिया कि क्या चल रहा है, सब खैरियत है? कोई जवाब नहीं दिया। एक बार देवेंद्र लाल की तरफ देखा और फिर कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा कि अमन चैन की कुछ बातें आ रही है क्या, कुछ शांति से संबंधित बातें आ रही है क्या? बस गर्दन हिलाई ना की तरह और फिर वहां से निकल जाता है। अर्थात ये लड़का कभी भी नहीं बोलता। यहां पर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि शेख साहब ने इस लड़के को बोलने से भी मना किया है, ताकि यहाँ पर यदि ये बोलेंगे, बात करेंगे दोनों आपस में, तो किसी को ये पता न चल जाए कि यहाँ पर कोई रह रहे हैं। तो इस प्रकार से परिस्थितियां बनी हुई है जिसका अज्ञे जी बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। और देवेंद्र लाल जी जो एक हिंदू होने के कारण, गलती मात्र इतनी है कि वो हिंदू है और मुस्लिम बस्ती में रह रहे हैं, इसलिए उनको इस तरह से चोरी छुपे जिंदगी बितानी पड़ती है, जिस तरह से जेल में भी नहीं बितानी पड़ती। और देवेंद्र लाल जी को ये जो जीवन है वो जेल से भी अधिक दुखदायी व मुश्किल लगता है। तो आगे वो किस प्रकार से अपने बिलार के साथ दोस्ती निभाते हैं, किस प्रकार से वो अपना समय व्यतीत करते हैं, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।